हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स का पार्ट नंबर 5 यहाँ पे हम बना रहे हैं। यानी कि मैंने जो है आपको अपना पार्ट 4 में अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम पार्ट 5 में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टॉक ट्रेडिंग से। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। बट आई होप आपने जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं चैप्टर की, वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसी के बाद आप यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले दिया है व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। तो द ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूज टू टेक प्लेस through open outcry without use of information technology for immediate matching or recording of trades. This was time consuming and inefficient. This imposed limits on trading volumes and efficiency. In order to provide efficiency, liquidity and transparency, NSE introduced a nationwide online fully automated screen based trading system SBTS, where a member can punch into the computer the quantities of a security and the price at which he would like to transact, and the transaction is executed as soon as a matching sell or buy order from a counterparty is found. यहाँ पे मैं क्या दिया, यहाँ पे हमें पहले तो बता रखा है कि स्क्रीन बेस्ड जब नहीं थी तो इंडिया में कैसे ट्रेडिंग होती थी, और स्क्रीन बेस्ड आने के बाद किस तरह से ट्रेडिंग होती थी। तो देखो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? हमारे एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जो हमें क्या है, प्रोवाइड की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। बट जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी कंट्री इंडिया में, तो तब क्या होता था, तब वहाँ पे ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या करते थे, हम यूज़ करते थे। ओपन आउटक्राई सिस्टम मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है, जब हम एक जगह पे जाके क्या करते हैं, बोलियाँ लगाते हैं। फिजिकली जब हम एक जगह पे जाते हैं और बोली लगाते हैं तो वो होता है हमारा ओपन आउटक्राई सिस्टम। बट आज के टाइम पे ओपन आउटक्राई सिस्टम नहीं चलता है। अब क्या होता है, ऑनलाइन बिडिंग होती है। तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, है ना। आईटी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम जाके एक जगह पे काम कर रहे हैं ना, तो हमने जो ऑनलाइन है उस मोड का यहाँ पे यूज़ नहीं करते थे हम। और क्या होता था, यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था, फिर सारे इन्वेस्टर्स के आने का वेट करना पड़ता था। उसके बाद एक परफेक्ट टाइमिंग पे जब सारे लोग आ जाते थे, तो जब सब लोग डिसाइड कर लेते थे, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, अपनी बिडिंग स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और इनएफिशिएंट था। इनएफिशिएंट इस सेंस में था कि अगर जैसे किसी को पता ही नहीं है कि फ्लोर प्राइस क्या है ना, शायद वो आ गए हैं बट उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, है ना। तो ऐसी कुछ परेशानी, तो इस तरह से। और यहाँ पे क्या थी, लिमिट्स थी कि सब कुछ सही से, क्या पता किसी को पूरी जानकारी ना हो, है ना। और इतने सारे लोग होते थे तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी पास आउट हो जाती थी। तो इस तरह से क्या करता था, ये ट्रेडिंग की लिमिट्स को यहाँ पे इम्पोज करता था। लेकिन अब ये सारी परेशानी ना हो, क्या हो, एफिशिएंसी हो, सब कुछ सही से हो, लिक्विडिटी हो, है ना, यानी कि आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके चीज़ों को, ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टर्स के बीच में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सारी चीज़ें लोगों को पता हो। तो एनएससी ने क्या किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारा एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम SBTS यहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दिया, जिससे क्या होता था कि ये कंप्यूटराइज वे में था। यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स को ईजिली कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जितने द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज सून एज अ मैचिंग सेल। अच्छा, अब जैसे अगर किसी ने कोई बिड प्राइस लगाया और कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाता था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे, उतनी ही जल्दी क्या कर देते थे, जिसको भी खरीदना है, जिसको भी बेचना है, वो हम यहाँ पे कंप्यूटराइज वे में ऑनलाइन हम कर देते थे। तो यहाँ पे SBTS आई होप आपको समझ में आएगा। SBTS क्या है, हमारे एक ऑनलाइन चैनल तो नहीं कहूँगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे देखें तो व्हाट इज नीट, तो यहाँ पे नीट क्या है, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। देखो, अब NSE इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड टू यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिंग। Its trading system, called National Exchange for Automated Trading (NEAT), is a state-of-the-art client-server-based application. At the server, and all trading information is stored in a memory database to achieve minimum response time and maximum system availability for users. It has uptime record of 99.7% for all traders entered into a NEAT system. There is uniform response time less than 1 second. यानी कि अब NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सिर्फ एक पहला ऐसा एक्सचेंज है जिसने क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा ट्रेडिंग के लिए। आज
मतलब अभी तक आज से पहले सबसे पहले किसने किया, एनएससी ने किया। तो एनएससी से पहले किसी ने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया था ट्रेडिंग में, तो किसने किया, एनएससी था फर्स्ट एक्सचेंज जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करी। और इसमें क्या था, इसमें था हमारा नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब ये नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग क्या है, ये भी हमारा एक ऑनलाइन सर्वर है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक इन्वेस्टर को, एक बिडर को चाहिए होती है। बिडर यहाँ पे यानी कि जो बोली लगाएगा उसको चाहिए, है ना। और यहाँ पे बहुत ही कम बहुत ही जल्दी क्या होता है, रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम की अवेलेबिलिटी होती है यूज़र्स के पास, यानी कि अब ऑनलाइन सिस्टम है। तो ऐसा ना हो कि जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी डेटा में परेशानी आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, नीट में जो है वो मैक्सिमम सिस्टम की अवेलेबिलिटी रहती है कि यूजर्स इसे आराम से क्या कर पाए, यूज़ कर पाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और क्या है, देयर इज़ यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 सेकेंड। अगर हमने कोई डिसीजन लिया, इस डिसीजन इन द सेंस कि अगर हमने बोली लगाई और हमें वो सिक्योरिटी खरीदनी है, तो हमें क्या है, रिस्पॉन्स लेस देन 1 सेकेंड में हमें मिल जाएगा, है ना। कि अगर क्या पता किसी ने उससे भी ज़्यादा महंगे में वो सिक्योरिटी खरीद ली होगी तो हमें नहीं मिलेगी, इसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। या फिर अगर हमें वो सिक्योरिटी अलॉट हो रही है तो इसका रिस्पॉन्स भी हमें 1 सेकेंड के अंदर मिल जाएगा। और इसका अप टाइम रिकॉर्ड कितना है, 99.7%। तो हमारा नीट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया है हाउ टू प्लेस ऑर्डर विद द ब्रोकर, यानी कि जो हमारा ब्रोकर है ना, सब ब्रोकर है या स्टॉक ब्रोकर, जो भी है आपका ब्रोकर है, इंटरमीडियरी है, उसके साथ हम अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो हम कैसे करेंगे। सो यू मे गो टू द ब्रोकर ऑफिस और प्लेस एन ऑर्डर ऑन द फोन, इंटरनेट, SMS और एज डिफाइंड इन द मॉडल एग्रीमेंट which every client need to enter into with his और हर ब्रोकर। यानी कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, यानी कि आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर यहाँ पे आपको मैकडोनल्ड का बर्गर और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है जो आपको खरीदनी है वो उसका ऑर्डर आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ब्रोकर के साथ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ब्रोकर को ऑफिस पता है तो आप वहाँ जाके भी उसे मिलके आप अपना ऑर्डर करवा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन से भी, इंटरनेट से भी, या फिर SMS के थ्रू भी क्या करा सकते हैं, अपने ब्रोकर से अपना जो आपका क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जो आपको उसका ऑर्डर प्लेस करना है वो आप ऑर्डर करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम ब्रोकर के साथ किस तरह से अपना एक जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। तो या तो हम ब्रोकर के ऑफिस पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर फ़ोन से, इंटरनेट से, या फिर SMS से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे और एज डिफाइंड इन द मॉडल एग्रीमेंट विच एवरी क्लाइंट नीड टू एंटर इनटू विद हिज और हर ब्रोकर, यानी कि आपके मॉडल एग्रीमेंट में जो जो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मॉडल एग्रीमेंट क्या होता है, मॉडल एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कौन फिल करता है, वो ब्रोकर और जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिल करते हैं जिनका ब्रोकर होता है। अगर आपके पास एक ब्रोकर है तो आपको मॉडल एग्रीमेंट फिल करना पड़ेगा, और आपके पास ब्रोकर ही नहीं है तो आपको इसे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंगली भी आप क्या कर सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब अगर हम आगे देखें, सो हाउ डज एन इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी चाहिए तो वो भला कैसे लेगा। सो देयर आर मैनी ब्रोकर्स ऑफ द NSE हु प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट। Internet based trading enables an investor to buy sell security through internet which can be accessed from a computer at the investor's residence or anywhere else where the client can access the internet. Investors need to get in touch with an NSE broker providing this service to avail of internet-based trading facility. The investor is provided with a username and password with which he can log into the broker website and place his order. Only on such login with the broker accept the order for security reasons. यानी कि अब अगर हम ये चाहते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम भला कैसे करेंगे। तो NSE के जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने मोस्टली ब्रोकर ने क्या कर रखा है, उन्हें अपने क्लाइंट्स को इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। और इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है कहीं से भी बैठकर अपना जो सिक्योरिटीज़ है उन्हें खरीद या बेच सकता है। बस उसे किसकी ज़रूरत होगी, एक कंप्यूटर की या फिर फ़ोन की और इंटरनेट की। इनके
थ्रू वो क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकता है। और जो है अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप NSE के ब्रोकर के टच में रह सकते हो और उन्हें बोल सकते हो कि हमें क्या चाहिए, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी अब हमें चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो वो आपका इन्वेस्टर है अगर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी जो ब्रोकर की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सके और उसके बाद अपनी सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर प्लेस कर सके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखें तो यहाँ मैंने रखा व्हाट आर अदर मीन्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो वाइल पर्सनली मीटिंग द ब्रोकर एंड प्लेसिंग द ऑर्डर एंड फोन ट्रेडिंग हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर सम टाइम्स, nowadays the broker allow trading through SMS as well. Again there are security measures like using registered phone and cell number, password, usage and identification through security questions. यानी कि हमें क्या बोला है कि अगर हम क्या चाहते हैं, अगर जैसे हमने पता चल गया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो अब हमें समझ में आएगा फ़ोन से करता है, तो क्या कोई और भी तरीका है कि बस फ़ोन में हमें एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी या ऐप खोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तभी ट्रेडिंग होगी। तो जो कौन कौन से अलग तरीके हैं जिनसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब ब्रोकर के साथ पर्सनली जाके मिलना और फिर एक ऑर्डर प्लेस करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फ़ोन पे जो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये तो अभी चल रही है ना, ये अभी कुछ टाइम से आई हैं, लेकिन और भी कुछ तरीके हैं जैसे आप ये कर सकते हो थ्रू SMS से भी क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या चाहिए, एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक सेल नंबर, आई होप समझ गए होंगे, रजिस्टर्ड फ़ोन या फिर सेल नंबर आपका होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप हर दुनिया भर में प्रसाद की तरह पासवर्ड को बांटते फिरो कि ये मेरे ट्रेडिंग का पासवर्ड है, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप SMS के थ्रू अपना एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर दो, उसका एक पासवर्ड मिलेगा और जो भी आइडेंटिफिकेशंस के लिए और भी जो सिक्योरिटीज़ क्वेश्चन होंगे, जो भी और भी पर्टिकुलर चीज़ें होंगी जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें बता दी जाएंगी। तो ये हमारे अदर मीन्स ऑफ ट्रेडिंग हो गए। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे दिया है व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। तो एक मिनट बस मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ अ confirmation of trade done on a particular day on behalf of the client by a trading member. It imposes a legally enforceable relationship between the client and the trading member with respect to purchase, sale and settlements of trades. यानी कि अच्छा, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा एक कन्फर्मेशन नोट है। इससे क्या होता है कि अब देखो जैसा हमारा जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर सोचो कि किसी दिन पर्टिकुलरली एक इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी पर वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो वो क्या बोल देगा, अपने ब्रोकर को बोल देगा कि मेरे बिहाफ पे, मेरी जगह पे आप क्या करो, आज के दिन पे आप ट्रेडिंग कर लो, है ना, इस सिक्योरिटी को बेच दो या फिर कोई नई सिक्योरिटी खरीद लो अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसा कर सकता है। तो अब उसने वो ऐसा करा भी है या नहीं करा, इसका भी तो हमें कंफर्मेशन चाहिए ना। तो वो कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है कॉन्ट्रैक्ट नोट से। तो अगर किसी दिन इन्वेस्टर के बिहाफ पे क्या करता है, अगर ब्रोकर हमारी ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, कंफर्मेशन नोट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें मिलता है। और इसका क्या फ़ायदा है, देखो, it also helps to settle dispute claims between the investor and trading member. It is a prerequisite for filing a complaint or arbitration proceeding against the trading member in case of a dispute. A valid contract note should be prescribed from containing the details. तो ये हमें कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, पर पहले समझो कि अगर देखो हमने कंफर्मेशन नोट अगर हमें मिला, कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर हमें मिला, तो उसका मतलब क्या है, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी बोला था कि आप ट्रेड करो और आपका इन्वेस्टर नहीं, आपका क्लाइंट अगर नहीं, और अगर आपका ब्रोकर क्या है, आपका पता नहीं उसने आपकी ट्रेडिंग करी भी है नहीं करी, तो आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास है तो मतलब उसने ट्रेडिंग जो है वो करी होगी, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला है। तो लेकिन अगर उसने नहीं करी होगी तो आप, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्यूट्स या फिर जो भी क्लेम्स हैं वो अपने लगा सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है जिसमें आपकी सिक्योरिटीज़ की जो है तो ट्रेडिंग हो गई है, तो इसकी वजह से जो है ये डिस्प्यूट और क्लेम जो है वो नहीं रहते, यानी कि जो इन्वेस्टर और जो ब्रोकर है उसके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसके पास कंफर्मेशन नोट है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है, उसे पता है कि ट्रेडिंग हो गई है। और अब जो एक वैलिड कंफर्मेशन नोट होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। सो कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेडिंग हमने करी है उसकी डिटेल्स तो श्योरली होनी ही चाहिए। स्टैम्प्ड विद रिक्विसाइट वैल्यू एंड डूली साइन बाय ऑथराइज सिग्नेचरी,
यानी कि हमें क्या बोला कि जो हमारी ट्रेडिंग की गई है, जो सिक्योरिटी की ट्रेडिंग हुई है, उसकी डिटेल्स तो मैंडेटरीली होनी ही चाहिए। और क्या है, उस पर जो ऑथोराइज सिग्नेचर भी होने चाहिए, स्टैंप जिसे हम कहते हैं ना, स्टैंप ड्यूटी। यानी कि अगर आपने मतलब जो भी ब्रोकर है उसने अगर हमारी ट्रेडिंग करी तो उसने साइन भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो ऑथोराइज सिग्नेचर्स भी क्या है, होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट आर इन केप्ट इन डुप्लीकेट, द ट्रेडिंग मेंबर एंड द क्लाइंट शुड बी वन कॉपी। अब देखो दोनों के पास एक कॉपी होनी चाहिए, जो इन्वेस्टर है उसके पास भी और जो क्लाइंट है उसके पास भी, वरना कौन किस पे ब्लेम डाल देगा कुछ भरोसा नहीं। तो इसलिए क्या है, दोनों के पास एक कॉपी क्या है, होनी चाहिए। बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में इतना ही है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, कंफर्मेशन ट्रेड होता है, कंफर्मेशन नोट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे अगर हम देखें तो क्या दिया है, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू बाय स्टॉक ब्रोकर। यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है उसने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें क्या क्या इशू किया है, तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो मेंशन होनी चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें तो देखो पहली क्या है, नेम एड्रेस एंड सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेंबर ब्रोकर। यानी कि नाम, पता और जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है उस ब्रोकर का वो होना चाहिए। नेम ऑफ द पार्टनर, प्रोप्राइटर, ऑथोराइज सिग्नेचर। यानी कि जो भी पार्टनर है, आप जैसे सोचो कि एक ब्रोकर है, दो ब्रोकर है, इस तरह से ग्रुप है या फिर एक ही इंसान है, तो उस पार्टनर का, आपका जो ब्रोकर के साथ जो पार्टनर है या फिर जो ब्रोकर है उसका नाम होना चाहिए, है ना, उसके साइन होने चाहिए। डीलिंग ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, कोड नंबर ऑफ द मेंबर गिवन बाय द एक्सचेंज। यानी कि अब ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए उस ब्रोकर का, फैक्स नंबर होना चाहिए, और क्या है, जो कोड नंबर है जो स्टॉक एक्सचेंज ने उस ब्रोकर को, यानी कि जो मेंबर है उसे प्रोवाइड किया है, वो कोड नंबर भी क्या होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, सेटलमेंट नंबर एंड टाइम पीरियड फॉर सेटलमेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर होना चाहिए कि कब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, कौन से दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा है, उसकी तारीख होनी चाहिए। सेटलमेंट नंबर, कब ये सेटलमेंट हुई है, कौन से टाइम पर हुई है, ये भी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में इशू करना है। आगे दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट नेम, कोड नंबर। यानी कि जो क्लाइंट है, यानी कि जो इन्वेस्टर है, उसका नाम और उसका कोड नंबर क्या है वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में देना है। आगे क्या दिया है, ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रेड। यानी कि आपने कब वो जो सिक्योरिटी है उसे ऑर्डर किया था, तो उसका ऑर्डर नंबर और ऑर्डर टाइम क्या है वो भी आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में करना है, इशू करना है। सोचो कि आपने सिक्योरिटी अगर ली है तो उसका ऑर्डर नंबर और ऑर्डर टाइम, अगर आपने सेल करी है तो उसका मतलब कब आपने उसकी सेटलमेंट करी है तो वो होना चाहिए। आगे दिया है ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम, कब आपने उसका ट्रेड नंबर क्या है उस सिक्योरिटी का, कब आपने उस सिक्योरिटी के संग ट्रेडिंग करी और किस समय करी। क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रॉट सोल्ड बाय द क्लाइंट। यानी कि कितने क्वांटिटी में आपने जो सिक्योरिटी है उसे खरीदा या फिर बेचा है। यानी कि क्लाइंट ने मतलब आप उन्हें क्या पता कि क्लाइंट कर रहा है या ब्रोकर कर रहा है, बट हम तो बिहाफ में कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू कि वो तो क्लाइंट की ही सिक्योरिटी है, तो उसने कितनी सिक्योरिटी को खरीदा है या फिर बेचा है, कि एक सिक्योरिटी ली है या दो ली है या 10 ली है, वो क्वांटिटी बतानी है। ब्रोकरेज एंड परचेज सेल रेट। यानी कि ब्रोकरेज मतलब अब जो कमीशन होता है ना उसका रेट कितना है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है। सर्विस टैक्स रेट्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड एनी अदर चार्जेस लीव्ड बाय द ब्रोकर। सीधा जो हमारे टैक्सेस लगते हैं ना, है ना, अलग अलग टाइप के टैक्सेस, जैसे सर्विस टैक्स, रेट्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो हमारे टैक्सेस हैं वो कौन से लगे और कितने लगे हैं वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होने चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, लास्ट सेकेंड पॉइंट है, appropriate stamp has to be affixed of the contract note or it must be mentioned that the consolidated स्टैम्प ड्यूटी इज पेड। यानी कि जो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ना, स्टैम्प यानी कि जो आप सिग्नेचर करते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे मस्ट होने ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो सही नहीं माना जाएगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर ही नहीं है ना। अब आप खाली ब्लैंक चेक मेरे को दे दो और सिग्नेचर ही ना करो तो माना थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसे ही जो स्टैम्प है वो होनी चाहिए। आगे क्या दिया है, सिग्नेचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर ऑथोराइज सिग्नेचर। यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है उसके ऑथोराइज सिग्नेचर होने चाहिए। ऐसा ही नहीं किसी का भी कॉपी पेस्ट करके आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट पे चिपका दिया। अब ये क्या है, ये आपको एक सैंपल पेपर बोल रही हूँ मैं, सैंपल दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट नोट का। यानी कि कुछ इस टाइप का होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसमें ऐसे जो कंपनी होती है वो, फिर जो डिटेल्स हैं कि कितने शेयर्स हमने खरीदे हैं, बेचे हैं, है ना, और कितनी वैल्यू है, तो ये सब सारी डिटेल्स है। तो काफ़ी छोटा छोटा है। आप अगर आपको ईमेल पे हमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, आप उसे जूम करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। अब देखो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट अ ब्रोकर कैन चार्ज। यानी कि कितनी मैक्सिमम ब्रोकरेज है
जो एक ब्रोकर चार्ज कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम एक ब्रोकर कितना कमीशन लेता है। सो मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट कैन बी चार्ज बाय ब्रोकर फ्रॉम हिज क्लाइंट एज कमीशन कैन नॉट बी मोर देन 2.5%, यानी कि 2.5% से कम ब्रोकरेज तो ब्रोकर ले सकता है, बट 2.5 से ज़्यादा ब्रोकरेज ही, ज़्यादा कमीशन हमारा ब्रोकर नहीं ले सकता। तो यानी कि कितनी मैक्सिमम ब्रोकरेज ले सकता है, वो है 2.5%। तो ये हमारा हो गया। हाउएवर इट इज़ अप टू द ब्रोकर और चार्ज लेस। अच्छा, बस वही दे रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो ब्रोकर के ऊपर होता है, वो ज़्यादा चार्ज करता है या फिर कम चार्ज करता है ना। तो सेबी ने तो प्रिस्क्राइब कर दिया है कि मैक्सिमम जो है ब्रोकरेज वो 2.5% हो सकती है, मिनिमम वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना मिनिमम लेगा, 1%, 0.5%, वो ब्रोकर के ऊपर, बट मैक्सिमम 2.5%। वाई शुड वन ट्रेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओनली फॉर बाइंग सेलिंग शेयर्स, यानी कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्यों ट्रेड करना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि हमें एक लीगल, एक ऑथोराइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड क्यों करना चाहिए। हम ऐसे ही किसी लल्लू पल्लू में भी तो कर सकते हैं ना। सो नहीं, एन इन्वेस्टर डू नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन इफ ही ट्रेड आउटसाइड अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेडिंग करता है तो उसकी कोई भी गारंटी और कोई भी प्रोटेक्शन उसे नहीं मिलती है कि आपका पैसा अगर डूब जाएगा तो आपको वापस मिलेगा या नहीं, या फिर कोई सेफ्टी नहीं है कि कोई आपके संग धोखाधड़ी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है या नहीं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास सारे जो है राइट्स होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें, क्या इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो सारे राइट्स आपके पास होते हैं। बट आउटसाइड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है, ना ही आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन होती है। सो ट्रेडिंग एट द एक्सचेंज ऑफर इन्वेस्टर द बेस्ट प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम इन द मार्केट, लैक ऑफ एनी काउंटर पार्टी रिस्क विच इज अज्यूम्ड बाय क्लियरिंग। अच्छा देखो, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। तो पहला तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आप बाहर कहीं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाहर ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी सेफ्टी, कोई भी लीगल सेफ्टी नहीं होगी। ऊपर से ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास बेस्ट प्राइसेस जो मार्केट में इस समय चल रहा है वो आपको पता रहता है, क्योंकि मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में। बट अगर आप आउटसाइड द एक्सचेंज कर रहे हो तो वो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, महंगे में भी आपको लगा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हो गया। आगे अगर हम देखें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अच्छा यहाँ पे दरकार है एक्सेस टू इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। अच्छा देखो, अब अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हमें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमें किसी की कंप्लेंट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स में जाके हम अपनी जो भी हमारी कंप्लेंट है उसे हम लॉन्च कर सकते हैं, जो भी हमारी कंप्लेंट है उसे हम फाइल करा सकते हैं। बट आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जहाँ पे हम अपनी परेशानी, कोई भी अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, हम बता सके। तो यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है। ऊपर से इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी बाय SCARA that or any trade on the stock exchange or to be routed through brokers only. The investor grievances redressal mechanism can be activated only if the investor transacts through a broker on a recognized stock exchange, not one on one. सो अब यहाँ पे मैं क्या दिया, यहाँ पे मैं दिया कि अकॉर्डिंग टू SCARA यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू भी क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ब्रोकर्स ही क्या कर सकते हैं, जो लीगल ब्रोकर है वही आप क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई भी आके एरा गैरा नत्थु इंसान आपकी हेल्प कर देगा, या फिर आपके साथ मतलब रूटेड थ्रू ब्रोकर्स ओनली, यानी कि आप ब्रोकर्स के थ्रू ही क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप बिना ब्रोकर्स के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रॉड इंसान आके आपको, आपके घर का रिश्तेदार आके आपसे काम करवाएगा, ऐसा नहीं है। और SCARA ने क्या मैंडेटरी कर रखा है कि अगर कोई परेशानी है इन्वेस्टर को, कोई भी कंप्लेंट उसे फाइल करनी है, तो वो आके इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल में क्या कर सकता है, कंप्लेंट को लॉन्च करा सकता है, कंप्लेंट को फाइल करा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप आउटसाइड द एक्सचेंज जाके ये सारी डिमांड्स मांग रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा हमें क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग करने की। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा कि हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट नंबर 6, उसमें हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो हमें कैसे पता चलेगी, अगर हम इसका देखें तो हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड, तो हमें कैसे पता चलेगी कि जो ब्रोकर और सब ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड है या फिर ऐसे ही फ्रॉडुलेंट है। सो वन कैन कन्फर्म इट बाय वेरीफाइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय सेबी। जो सेबी है ना, अगर उसने किसी ब्रोकर को रजिस्टर्ड किया है, एक मिनट बस, अगर उसने किसी ब्रोकर को रजिस्टर किया है, ओके कॉपी ज़्यादा हिल रही है, आई मीन बुक। तो देखो, अगर उसने किसी ब्रोकर को रजिस्टर किया है तो उसे क्या होता है, उसके पास एक सर्टिफिकेट जो होता है, जो सेबी क्या करती है, उसे इशू करती है। जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा उसे सेबी क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। और
द ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नंबर begins with letter INB and that of sub brokers begin with INS. SEBI website carries the list of registered broker and sub broker, hence registration can be verified there also. यानी कि अब अगर हमें एक मिनट बस, हाँ, अब अगर हमें क्या करना है, हमें जानना है कि ये जो इंसान है, ये जो ब्रोकर है, ये रजिस्टर्ड है और लीगल है या फिर ऐसे ही कोई फ्रॉड इंसान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेबी ने उसे सर्टिफिकेट इशू किया है पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट में हम चेक क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अगर वो स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है ना, ब्रोकर है अगर वो, तो वो उसका स्टार्ट होगा जो उसका रजिस्ट्रेशन है ना, वो नंबर स्टार्ट होगा INB से, यानी कि IN का मतलब हो जाएगा इंडिया और B का मतलब हो जाएगा ब्रोकर, तो इंडियन ब्रोकर। और सब ब्रोकर का मतलब हो जाएगा INS, S मीन्स सब ब्रोकर। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो INS और INB से स्टार्ट होगा। अगर फिर भी अगर आपको और ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सेबी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स की क्या देख सकते हो, आप लिस्ट देख सकते हो, उसमें हर एक जो ब्रोकर है उसकी और सब ब्रोकर है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन में जाके वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो ब्रोकर है वो लीगल है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, चैप्टर 1 से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, चैप्टर 2 से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि आपके थोड़े बहुत दोस्त भी पढ़ाई कर लें, थोड़े अच्छे खासे नंबर ले आए, पास वास हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।